एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मेंढक क्वीन ने अपने पंजों से सेजुन को दबा लिया था। सबको ही लग रहा था कि शायद से सेजुन अब नहीं रहा, क्योंकि उस मेंढक क्वीन के पास बहुत ज्यादा पावर थी। उसने बहुत जोर से सेजुन को वहाँ पर पटका था। सारे लोग यहाँ पर काफी ज्यादा टेंशन में थे, लेकिन हमें देखने को मिलता है कि किंग अपनी पूरी ताकत लगा के उस मेंढक क्वीन के पंजों को अपने हाथों से ऊपर उठाने लगता है और सेजुन और बाकी के सारे लोग बिल्कुल सही सलामत थे। किंग ने बचा लिया था सबको और बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डैड के साथ ऐसे बिहेव करने की। वो सीधा मेंढक क्वीन को एक जोरदार पंच मारता है, जिससे मेंढक क्वीन पीछे की ओर गिर जाती है और बाकी के सारे लोग इसी मौके का फायदा उठाकर उस पर हमला कर देते हैं। अब लोना अपनी मैजिक पावर से सेजुन को कटाने को और भी ज्यादा पावरफुल बना देती है और वहाँ पर थियो सेजुन को इशारा करता है कि उसके पेट के ऊपर बाहर करने का। सेजुन यहाँ पर बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सीधा जाकर अपनी कटाना से मेंढक क्वीन के पेट में बाहर करता है, जिससे मेंढक क्वीन जोरदार एक ब्लास्ट करती है। अब सारे लोग इससे बहुत ज्यादा घबरा गए थे क्योंकि उनको चोट लग सकती है, लेकिन यहाँ पर लोना ने सबके ऊपर मैजिक बैरियर का इस्तेमाल किया था, जिस वजह से किसी को भी यहाँ पर चोट नहीं लगी थी और सब लोग यहाँ पर सही सलामत थे। अब सब लोग यहाँ पर सही सलामत थे तभी सेजुन को सामने की स्टोन देखने को मिलता है जो कि चमक रही थी। अब इससे पहले की स्टोन यहाँ पर नहीं था, लेकिन फ्रॉग क्वीन जैसे ही मरी उसके पास यहाँ पर एक स्टोन आ गया था। थियो इस स्टोन को देखते हुए कहता है कि मुझे इस स्टोन से बहुत ज्यादा आकर्षण पैदा हो रही है। तब सेजुन ने बात सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और सबको ही कहता है कि शायद से एक स्टोन आइटम हो सकती है, इसलिए वो वहाँ पर देखने जाता है। लेकिन लोना उसके सामने आ जाती है और सेजुन को वहाँ पर जाने के लिए मना करती है। लोना सेजुन को कहती है कि ये डेंजरस हो सकता है क्योंकि स्टोन अभी भी चमक रही है। वो अपनी जादू की मदद से उस स्टोन को चेक करेगी और पता लगाएगी कि स्टोन है क्या चीज। तब लोना अपना मैजिक पावर टूथ आइज का यूज करती है, लेकिन इसका मैजिक पावर इस्तेमाल करने के बावजूद भी उस स्टोन का कुछ ज्यादा पता नहीं चलता। अब सेजुन और बाकी के लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सेजुन कहते हैं कि बस पहले वार्ड में ही वो जोर जोर से चमक रहा था, बाकी का वार्ड में क्वेश्चन मार्क्स फेंक दे रहा है। तब लोना कहती है कि ये ठीक है क्योंकि मेरे मैजिक पावर से थोड़ा बहुत कंट्रोल में आ चुका है और मुझे समझ में आ गया कि इसे क्या कहना होगा। और वो काफी ज्यादा हैरान होती है और सबको बताती है कि मेरा पहला टाइम है कि जब मैं इतना डिवाइन पावर को देख रही हूँ, वो भी एक स्टोन के अंदर। और शायद से इस स्टोन को फ्रॉग क्वीन ने खा लिया था, जिस वजह से उसके पेट में काफी ज्यादा गड़बड़ हो रही थी और उसको काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। और अगर यहाँ पर कुछ देर और होता तो उसकी पेट फट जाता, जिस वजह से वो उसके साथ साथ यहाँ पर सारे लोग भी मारे जाते। वो तो अच्छा है कि उन लोगों ने अपनी होली मैजिक के पावर से उसका पेट को चीर दिया, जिस वजह से वो फट गया और ये लोग आसानी से बच गए यहाँ पर। तब ये सुन के सारे लोग हैरान होते हैं और यहाँ पर सब लोग लोना को थैंक यू कहते हैं। तब सेजुन के सामने स्टेटस विंडो ओपन होता है और वो सेजुन को बताता है कि तुमने 75 फ्लोर पर रहने वाले मेंढक क्वीन को मार दिया, जिस वजह से तुम्हारा जो लेवल है वो 30 तक पहुंच गया है। और उसे क्वेस्ट मिलता है जहाँ पर उसे एक न्यू कॉर्प को प्लान करना पड़ेगा। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 500 टावर कॉइन मिलेगा और उसे लेवल 31 भी किया जाएगा। अब सेजुन देख के काफी ज्यादा खुश होता है कि फाइनली स्टेटस विंडो ने उसे एप्रिशिएट कर दे उसके काम के लिए और उसका लेवल अप भी हो रहा है। लेकिन उसे लग रहा था कि अभी तक ये जो झमेला हो रहा है वो बस फ्रॉग क्वीन की वजह से हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। तब यहाँ पर लोना उससे पूछती है तो दूसरा झमेला यहाँ पर क्या है। तो सेजुन वहाँ पर कहता है कि उसे 99 फ्लोर पर जाना था और वहाँ पर कुछ चीजें को पूरी तरीके से खत्म करना था। तब लोना उसे कहती है कि निराश मत हो, हम लोग जल्दी 99 फ्लोर पर चले जाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमें जल्दी यहाँ से निकालना होगा। तभी पानी की तरफ से एक जोरदार ऊर्जा पैदा होती है और जोर जोर से चमक रही थी वो जगह। तब सारे लोग हैरान होते कि वो जगह पर क्या है। सेजुन यहाँ पर जाने लगता है तो सिल्वर वुल्फ और थियो से वहाँ पर जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि वो जगह खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन जब वो लोग सब वहाँ पर जाते तब उनको देखने को मिलता है तो सारे फ्रॉग के अंडे थे जो कि चमक रहे थे। तब लोना सबको ये बताती है जब वे एक फ्रॉग क्वीन मर जाती है तब दूसरी फ्रॉग क्वीन पैदा हो जाती है ताकि वो सबको संभाल सके, शायद इसलिए अंडा चमक रहा होगा। तब यहाँ पर सिल्वर वुल्फ सबको समझाता है कि अगर एक फ्रॉग क्वीन फिर से पैदा हो गई तो फिर से उन लोगों को झमेला करना पड़ेगा और अगर फ्रॉग क्वीन बड़ी हो गई तो ऐसे करके वो लोग अंडे देते रहेंगे और फिर से इन लोगों का जो तादाद होता है वो बढ़ जाएगा और फिर से इन लोगों को बहुत ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। तब लोना कहती है कि शायद से ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उस स्टोन के अंदर डिवाइन पावर है। उस डिवाइन पावर का यूज करके ये जो मेंढक क्वीन है और बाकी के मेंढक है उसका पावर यूज कर रहे हैं, जिस वजह से इनके पास बहुत ज्यादा एनर्जी आ चुकी है। अगर हम इस फ्रेगमेंट को पूरी तरीके से खत्म कर दे तो शायद से जो फ्रॉग की संख्या है वो भी कम हो जाएगी और उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। जबकि सिल्वर वुल्फ सबको ये बताता है कि अगर इनकी फ्रेगमेंट कम हो
गई तो बहुत ज्यादा आसान होगा ब्लू कॉर्प के लिए। अगर ये लोग अगर नहीं रहे तो ब्लू कॉर्प भी आसानी से बढ़ सकती है, वरना अगर ये लोग बढ़े तो ब्लू कॉर्प भी पूरी तरीके से खत्म हो सकती है। सेजुन सोचने लगता है, सबको बताता है कि ठीक है ये सब तो हम कर लेंगे, लेकिन ब्लू कॉर्प को बढ़ने में भी काफी ज्यादा टाइम लगेगा। तब सेजुन लोना से पूछता है क्या जो मेंढक होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। तब लोना उससे कहती है कि उसे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो मेंढक होते हैं वो छोटे मोटे मछली को ही पकड़ते हैं। इसके अलावा वो लोग पानी के अंदर की चीजों को खाते हैं और पानी के बाहर भी आके वो लोग काफी देर शिकार करते हैं और इससे उनका पेट भर जाता है। तब वे सुनकर सेजुन थोड़ा सा खुश होता है और कहता है कि ठीक है अगर ऐसा है तो उसके पास एक आइडिया है। वो अपने पॉकेट से पाइनएप्पल का प्लांट निकालता है और उसे वहाँ पर रोप देता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ पर 3-4 बहुत सारे पौधे को लगा देते हैं। तब यहाँ पर सेजुन कहता है कि अगर इन मेंढकों को पाइनएप्पल पसंद आया तो ये लोग आराम से इसको खा के सर्वाइव कर सकते हैं, और अगर इन्हें कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया तो ये लोग पानी के बाहर जाकर भी पाइनएप्पल को लगा सकते हैं या फिर पाइनएप्पल को ढूंढ सकते हैं और इनके लिए काफी ज्यादा अच्छा होगा। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई कि मेरे पास पाइनएप्पल का कुछ बीज वगैरह था। और इसके साथ साथ उसने अपना क्वेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया था, जिसके बदौलत उसको स्टेटस सुंदो रिवॉर्ड भी देती है। इतना सब कुछ करने के बाद थियो सेजुन को कहता है कि सेजुन तुम तो बहुत बड़े एक जीनियस हो, तुमने एक तीर से 2 निशाने मना लिए। तब सेजुन के बात सुनकर अच्छा लगता है, जिसके बाद सेजुन लोना की तरफ आता है और उसे पूछता है क्या इधर के सारे काम हो गए। तो लोना उससे कहती है कि हाँ सारी चीजें सब कुछ कंप्लीट है। लोना ने अपने पावर से उस डिवाइन स्टोन के अंदर अपने पावर से कुछ टेम्पोररी बैरियर लगा दिया था, जिस बस उस स्टोन का जो डिवाइन पावर है वो बाहर की तरफ लैकिंग नहीं करेगा। जबकि कैंग ने उस स्टोन को उठा लिया था और सेजुन कहता है कि डैड देखो मैं कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया हूँ। सेजुन उसकी तारीफ करता है और कहता है कि तुम बहुत आगे जाओगे। अब इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन बाहर जब आते हैं तब वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कैट यहाँ पर आके थियो की जय जयकार कर रहे थे और उनको बता रहे थे कि वो लोग भी थियो के साथ ही जाना चाहती है, थियो उनको अपने साथ लेके जाए। अब इनको देख के थियो और सेजुन काफी ज्यादा हैरान होते हैं। कहते हैं क्या ये लोग यहाँ पर तुमको फॉलो करके आए। तभी यहाँ पर ब्लैक वुल्फ आता है। सेजुन से पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तब ब्लैक वुल्फ उसे बताता है ये जो कैट्स है वो काफी ज्यादा जिद्दी हो रही थी। उन लोगों ने कहा है कि जब तक वो थियो से नहीं मिलेंगे तब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे। वो लोग कहते हैं कि वो लोग थियो को तब तक फॉलो करेंगे जब तक वो थियो को अपने साथ लेने जाने के लिए कन्विंस ना कर ले। तब वही सुनकर थियो और सेजुन काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग कितने ज्यादा जिद्दी है। अब थियो इनकी बातों सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि लगता है कि ये लोग मुझे तब तक फॉलो करते रहेंगे जब तक मैं इनको अपने साथ लेके ना जाऊँ। तभी सेजुन के स्टेटस सुंडो की तरफ से मैसेज आता है। वो उसे बताता है कि 75 फ्लोर पर जो मेंढक थी उसकी संख्या तो कम हो गई है और जो मुश्किलों का सामना इनको करना पड़ रहा है वो तो खत्म हो गए, लेकिन दूसरा सामने यहाँ पर शामिल हुआ है। दूसरा मर्चेंट क्वेस्ट ये था कि जो ब्लू कॉर्प है वो दूसरा गांव वालों की वजह से खत्म हो रही थी। ये जानकर सेजुन हैरान होता है, क्योंकि गन्नर विलेज के जो लोग थे वो सारे कैट्स थे और कैट्स को मछलियाँ खाना बहुत पसंद है और उनकी जीविका भी मछलियों के ऊपर भी निर्भर करता था, जिस वजह से लोग मछलियों का शिकार करते थे और इसी वजह से पूरे कॉर्प जो थी वो खत्म हो रही थी। अब सिल्वर थियो को थोड़ा सा समझाता है। तब थियो ये बात सुनकर थोड़ा सा निराश होता है, लेकिन वो कहता है कि मेरे पास कोई चांस ही नहीं बचा। वो सेजुन को कहता है कि गन्नर विलेज के जितने सारे कैट्स है वो ब्लू कॉर्प के ऊपर निर्भर करते हैं, उनको मछलियाँ पकड़ना ही होगा। अगर उन लोगों ने अपनी जीविका निर्वहन के लिए फिश को नहीं पकड़ा तो सारे लोग भूख के मारे मर जाएंगे। तो इसलिए मैं जा रहा हूँ कि सबको अपने अंडर काम में ले लूं। अगर वे सारे लोग वंडरिंग मर्चेंट कैट बन जाएंगे तो तुम्हारा काम भी बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगा और मैं उन्हें कॉर्प्स को सेल करने बहुत ज्यादा अच्छे से सिखाऊंगा ताकि वो अच्छी तरीके से सेल करना सीख जाए और मैं ईमानदारी से पूरा उनको सिखाऊंगा। तो क्या सेजुन तुम उसके लिए हामी भरोगे? सेजुन कहता है क्यों नहीं, ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, इससे मेरा बंडल का जो कारोबार है वो भी काफी तेजी से चलेगा। लेकिन क्या थियो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम 33 वंडरिंग मर्चेंट कैट को अकेले संभाल सकते हो? थियो इससे खुश हो जाता है। वो कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि मैं उसे संभाल सकता हूँ? क्या तुम पर मुझ पर भरोसा नहीं है? तो सेजुन से स्माइल करता है। जिसके बाद वो सारे गाँव वालों को बताता है कि चलो ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पर सब साइन कर लो। जिसके बाद हम देख सकते हैं सारे लोग अपने कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहे थे और सेजुन एक एक करके सबका नाम भी सबमिट कर रहा था, जबकि दूर से ब्लैक वुल्फ सबको देख रहा था। तभी ब्लैक वुल्फ के साथ थियो आता है। थियो उसे कहता है कि थैंक यू सो मच, तुमने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की। तब ब्लैक वुल्फ शर्माते हुए कहता है कि अरे ऐसी कोई बात नहीं, वो तो ब्लैक ड्रैगन को सर्व करना हमारी ड्यूटी था, ये तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तब थियो उसे कहता है लेकिन अभी यहाँ पर कुछ चीजें बाकी है, हमें कुछ बड़े हाथ चाहिए जो कि हमें इन कैट्स को 99 फ्लोर तक लेके जाए।
तब ये सुनकर ब्लैक वुल्फ हैरान होता है। वो कहता है कि सॉरी, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब थियो उसे बताता है कि अगर तुम्हारा मन कर रहा हो और तुम इंटरेस्टेड हो मेरे साथ आने के लिए तो तुम मेरे साथ आ सकते हो, तुम मेरे अंडर आके काम भी कर सकते हो। अब ये बात सुनकर ब्लैक वुल्फ के तो मुंह चमक जाती है। वो कहता है कि तुम सच बोल रहे हो थियो, मैं तुम्हारे साथ जरूर रहना चाहूंगा, जिससे वो काफी ज्यादा खुश होता है। थियो को झुक के ग्रेट करता है, उसे कहता है कि वो थियो के लिए काफी ईमानदार रहेगा और वो अपना बेस्ट देगा, जिसे देख कर थियो खुश होता है और दूर से सेजुन इनको देख के खुश होता है। सेजुन थियो को देखते हुए कहता है कि हमारा थियो काफी ज्यादा बड़ा हो गया, वो डिसीजन ले सकता है, जबकि इसका दूसरा कुछ जो था वो भी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अब सेजुन राहत का सांस लेता है। तभी सेजुन के सामने सिस्टम ओपन होता है और सिस्टम उसे बताता है कि इस बार उसे रिवॉर्ड के तौर पर 15,000 EXP पॉइंट मिला है। ये जान के सेजुन को काफी ज्यादा खुशी मिलती है। तभी उसे सिस्टम की ओर से और मैसेज आता है और उसे बताता है ये लोग 30 सेकंड के अंदर 99 फ्लोर के अंदर फिर से टेलीपोर्ट हो जाएंगे। तब सेजुन बाकी लोगों को बताता है कि जैसे वो लोग यहाँ पर आए थे वैसे वो लोग यहाँ से जाने वाले हैं, तो टाइम ज्यादा नहीं है। और वो केंग को कहता है कि वो डिवाइन पत्थर को अपने सर के ऊपर उठा ले ताकि वो लोग इसको लेके जा पाए वहाँ से। और यहाँ से जाते आते सेजुन थियो को बताता है कि वो सारे मर्चेंट लोगों को लेके 99 फ्लोर के अंदर आ जाए। तब थियो से बताता है उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो सारे लोगों को वहाँ पर लेके आएगा और सबको सिखा देगा कि कैसे वो लोग लो क्वालिटी या फिर हाई क्वालिटी की चीजों को बेचते हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो लोग सबसे निचले हिस्से के फ्लोर पर जाएंगे ताकि इन लोगों को सिखा पाए कि काम कैसे करते हैं। जबकि सिल्वर वुल्फ सेजुन से कहता है कि वो लोग सबसे पहले 67 फ्लोर पर उतरेंगे रेड लोटस लेने के लिए, फिर वो लोना के साथ वहाँ पर आ जाएगा। तब सेजुन दोनों गुड बाय बोलता है और कहता है कि वो लोग 99 फ्लोर पर तब मिलेंगे। अब सेजुन ब्लैक रेविड को चिल्लाने लगता है और कहता है कि जल्दी चलो, टाइम बहुत कम बचा है, कुछ ही सेकंड में वो लोग 99 फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। ब्लैक रेविड जो कि पाइनएप्पल को भर रहा था वो सेजुन से कहता है कि अंकल वो एक दो और पाइनएप्पल को लेना चाहता है। तभी झाड़ियों की तरफ से कुछ आवाज आती है। हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि झाड़ियों में से और एक खरगोश निकलती है जो कि फीमेल खरगोश लग रही थी। वो कहती है कि क्या यहाँ पर कोई है, मैं यहाँ पर लॉर्ड लोना से मिलने के लिए आई हूँ। और ये जो रेबिट थी व्हाइट कलर की थी और काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। हमारा ब्लैक रेबिट जब इस क्यूट रेबिट को देखता है तब वो देखते ही रह जाता है और पहली नजर में इन दोनों को देख के लग रहा था, इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट टाइम मिलते के साथ में इन दोनों के अंदर प्यार जग गया था। यहाँ पर लोना कहती है अरे पीपू तुम यहाँ पर आ गई हो। इससे पहले लोना यहाँ पर कुछ बोलने जाती तब यहाँ पर सिस्टम की ओर से सेजुन के पास नोटिफिकेशन आता है कि काउंटिंग पूरी हो चुकी है और वो लोग अब 99 फ्लोर के अंदर जा रहे हैं। और उसी के साथ सेजुन वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और साथ में ब्लैक रेबिट और कैंग भी। जैसे जाते सब लोग थोड़ा सा हैरान होते हैं, लेकिन यहाँ पर सिल्वर सबको बताता है कि वो लोग सही सलामत 99 फ्लोर तक पहुँच गए होंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। तब व्हाइट रेबिट जिसका नाम पीपू था वो कहती है अरे ये तो टेलीपोर्टेशन मैजिक है। तब थियो लोना से पूछता है कि अरे लोना ये व्हाइट रेबिट कौन है। तब लोना उसे बताती है कि ये मेरे डिसिबल है, मैं इसको यहाँ पर इसलिए बुलाई हूँ क्योंकि इसके साथ हमें कुछ बातचीत करनी है। वैसे मैं सेजुन के साथ इसकी मुलाकात कराने ही वाली थी लेकिन उससे पहले वो लोग टेलीपोर्ट हो गए। तब थियो थोड़ा सा हैरान होता है और लोना से पूछता है कि तुम्हारे पास एक डिसिबल भी है, मुझे तुमने कभी बताया नहीं। तब पीपू थियो को ग्रेट करते हुए कहती है कि मेरा नाम पीपू है, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा थियो और मैं लोना की डिसिबल हूँ, मैं रेड रिवन किंगडम की लास्ट प्रिंसेस हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि सेजुन ब्लैक रेबिट कैंग सारे लोग मिलकर अपने 99 फ्लोर तक पहुंच गए थे और सबकी लैंडिंग बिल्कुल सही सलामत होती है। जब सेजुन सामने की ओर देखता है तब उसके बोया हुआ सारी खेत की फसलें दिख रही थी। वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि फाइनली हम लोग 99 फ्लोर पर आ चुके हैं। लेकिन इससे पहले कि सेजुन और ज्यादा खुशियां मनाता, ब्लैक रेबिट आकर उसके पेट में एक जोरदार किक मारता है और उसका कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि अंकल वो जो वहाँ पर व्हाइट रेबिट खड़ी थी वो रेबिट कौन थी वहाँ पर। सेजुन से कहता है कि अरे भाई ब्लैक रेबिट शांत हो जाओ, मुझे भी नहीं पता कि वो कौन है, हम तो बस कुछ सेकंड पहले ही मिले, उससे पहले हम लोग टेलीपोर्ट हो गए। तब सेजुन उसे उठाता है और कहता है कि शांत रहो थोड़ा सा, देखो सारे अनारस इधर उधर गिर गए हैं। लेकिन फिर वो ब्लैक रेबिट से कहता है कि उसे देख के ऐसा लग रहा था कि वो लोना को जानती थी, जब वो लोग 99 फ्लोर के अंदर आएंगे तब तुम उनसे क्यों नहीं पूछ लेते। अब सेजुन की बात सुन के ब्लैक रेबिट बहुत ज्यादा गहरे सोच में पड़ जाता है। वो सोच रहा था कि वो लड़की ही मतलब लेडीज थी, वो सुंदर से रेबिट कौन थी, उसने उसका नाम बुलाया था, उसका नाम था पीपू शायद से। अब सेजुन ब्लैक रेबिट को देखता है, ये तो भाई बहुत ज्यादा गहरे सोच में पड़ गया है। तब उसे अचानक से रियलाइज होता है कहीं ब्लैक रेबिट को प्यार तो नहीं हो गया। अब वो जैसे ब्लैक रेबिट को बोलने वाला था तभी वहाँ पर बाकी के सारे लोग आ जाते हैं और वो सब लोग सेजुन को काफी ज्यादा मिस कर रहे थे। वो कहते हैं कि वो सेजुन के लिए काफी ज्यादा खाना भी बना के लेकर आए हैं, जिसे देखकर सेजुन काफी ज्यादा खुश होता है। अब हनी बी जो होती है वो सेजुन के पास जाकर चिपक जाती है, उससे प्यार करने लगती है। तब सेजुन से पूछता है कि तुम लोगों को पता कैसे चला कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तब रेबिट डैड सेजुन को बताते हैं कि उन लोगों को एलिन ने बताया है कि सेजुन और बाकी के सारे लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं। तब एलिन उसे बताती है कि वो इस 99 फ्लोर के अलावा किसी भी फ्लोर में देख नहीं सकती कि सारे लोग यहाँ पर
क्या कर रहे हैं। और फिर वो सेजन का स्वागत करते हैं 99 फ्लोर पर। उससे कहते हैं कि तुमने काफी ज्यादा हार्ड वर्क किया है, तुमने मिडल मैनेजर का जो क्विज था वो कंप्लीट कर लिया है। वैसे भी तुम्हें देख के नहीं लग रहा कि तुम्हें कहीं पर भी चोट लगी है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा पतले हो गए पहले के मुताबिक। काम बहुत ज्यादा मुश्किल था। तब सेजन एलिन को बताता है कि सौभाग्य से उसके पास ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जिसे उससे हर्ट हो, और ये काम बहुत ज्यादा आसान था। लेकिन ये 3 दिन का समय उसके लिए काफी ज्यादा था। उसने काफी ज्यादा मिस किया इन लोगों को। और उन 3 दिनों के टाइम में मुझे इतना ज्यादा भूख लग रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भूख के मारे ही मर जाऊंगा। लेकिन खुशकिस्मती से हमारे पास पाइनएप्पल था। तब एलिन से उनसे पूछती है कि पाइनएप्पल क्या चीज है। तब सेजुन एलिन को बताता है कि जब वो लोग 75 फ्लोर पर गए तब उन लोगों को इस पाइनएप्पल के बारे में पता चला, और इसे खाने के लिए इसे छीलना पड़ता है। वो जब इसको काटेगा तब वो खुद सेलिन को दे देगा। अभी के लिए फिलहाल वो रहने देते हैं। तब एलिन सेजुन को बताती है कि वो इसका इंतजार करेगी। तब सेजुन एलिन को कहता है कि इस तरीके से बात करके उसे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। सेजुन ने एलिन को काफी ज्यादा मिस किया है। तो एलिन कहती है क्या सच में? तो सेजुन कहता है कि हाँ, उसने बहुत ज्यादा उसको मिस किया है, क्योंकि वो काफी ज्यादा बोर हो रहा था वहाँ पर। वो उसे काफी ज्यादा मिस कर रहा था, क्योंकि एलिन के स्टेटस सुनो एक बार भी सेजुन के पास नहीं आ रहा था। जी बस उसने काफी ज्यादा मिस किया है। लेकिन क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है? अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मुझे थोड़ा सा अफसोस लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितना तुमको मिस किया उससे थोड़ा भी कम तुम मुझे अगर मिस करोगे तो मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। तब वो हंसने लगता है। अब ये सुनकर तो एलिन थोड़ा सा हैरान लगती है और कुछ वही बोल नहीं पाती। तब सेजुन से पूछता है कि एलिन उसे सुन रही है। तब हम देख पाते हैं कि एलिन अपने क्रिस्टल बॉल को लेकर इधर उधर घुमा रही थी और काफी इधर शर्मा रही थी और बड़बड़ाने लगती है कि ऐसा एक भी दिन नहीं गया है, फिर एक भी मिनट नहीं होता कि मैं तुम्हारे बारे में ना सोचूं। तब वो फिर सेजुन को नोटिफिकेशन भेजती है कि उसने भी सेजुन को काफी ज्यादा मिस किया है। तो यहाँ पर लवी डबी बात चली रही थी, तभी उसके ग्रैंड पे यहाँ पर आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि पार्क सेजुन तुम वापिस आ गए। वो यहाँ पर अचानक से आए थे और इतनी जोर से उन्होंने चिल्लाया कि सेजुन और एलिन दोनों डर जाते हैं। एलिन डर के मारे तब ना क्रिस्टल बॉल ही तोड़ देती है। अब एलिन ने देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, वो घबरा जाती है। वो कहती है कि मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मैंने इस क्रिस्टल बॉल को ज्यादा फोर्स में दबा दिया। सेजुन काइजर को कहता है कि तुमने मुझे अचानक से आकर डरा दिया। तब यहाँ पर काइजर सेजुन को कहता है कि तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है, तुम तो एक बदतमीज बंदे निकल गए। यहाँ पर तुम्हें बड़ों की क्या मान सम्मान करने का नहीं सिखाया गया है। जब तुम वापस आए तो सबसे पहले तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था। जबकि तब वो सेजुन से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, हम लोग पार्टी कर रहे हैं तो उसका पार्टी का उद्घाटन करो। और वैसे भी मैंने तुम्हारे आने की खुशी में एक बहुत ही अच्छा सा जूस बनाया है, टमाटो जूस। तब सेजुन सुन के हैरान होता है। वो कहता है क्या तुमने सच में मेरे लिए टमाटो जूस बनाया है? यहाँ पर व्हाइट टेबल वहाँ पर दौड़ते दौड़ते सेजुन के पास आ रहे थे और काफी ज्यादा परेशान लग रहे थे। लेकिन जब काइजर अपने टमाटो जूस को दिखाता है सेजुन को, तब वे देख के सेजुन के साथ बाकी के रैबिट भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। सेजुन को तो वे देख के सदमा ही लग जाता है, ऐसा लग रहा था कि उसे सांप सूंघ गया हो। फिर वो किसी तरीके से अपने आप को संभालता है और काइजर से पूछता है कि तुमने कितने ज्यादा क्रॉप्स को चोरी किया है। तब ये सुनकर काइजर भड़क जाता है और बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो सेजुन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम ग्रेट ब्लैक ड्रैगन को चोर बोलोगे। सेजुन से काफी ज्यादा नाराज था। वो कहता है कि ठीक है, फिर इस टमाटर जूस को तुम अपने मुंह में ही डाल लो, और कम से कम जो टमाटर तुमने खाया है उसका मुंह तो पोंछ लो, क्योंकि टमाटर तुम्हारे मुंह में लगे हैं। काइजर उसे चिल्लाते हुए कहता है कि अरे मैंने बोला ना कि मैंने टमाटर चोरी नहीं किया, मैं तो बस हेल्प कर रहा था सारे टमाटर को हार्वेस्ट करने में। तब यहाँ पर व्हाइट रैबिट आते हैं और सेजुन को बताते हैं कि अंकल काइजर ने सारे मैदान का जितने सारे खेत थे फील्ड सब खराब कर दिए। उन लोगों ने सारे टमाटर के पौधे को उलट पुलट कर दिया है। अब सेजुन से घूर के देखता है, उसे कहता है कि मुझे लगा ही था कि कुछ ऐसा होने वाला है। अब इस चीज से काइजर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पैर को पीटते हुए कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैंने उसे खा लिया तो? हाँ मैंने खा लिया, मैं मानता हूँ, मैं ग्रेट ब्लैक ड्रैगन हूँ। काइजर फिरता नहीं, इससे कोई प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होनी चाहिए थी, ये प्रॉपर्टी मेरी है। सेजुन को उंगली दिखाते हुए कहता है कि तुम अपनी औकात मत भूलो, तुम हमेशा नीचे लेवल पर रहोगे चाहे तुम कोई भी हो। अब उसी टाइम पर एलिन का मैसेज आता है और वो ग्रैंडफादर को कहते हैं, ग्रैंडफादर क्या आपने सेजुन के टमाटर को चुराया है? वैसे उनको उसके ग्रैंडफादर वहीं पर रुक जाते हैं। तब एलिन उसे बताती है कि मेरा जो क्रिस्टल बॉल था वो कहीं पर गिर गया था, इसलिए मैं नया क्रिस्टल बॉल ढूंढ रही थी। तब उसके दादाजी कहते हैं, अरे नहीं मैं इसे क्यों डांटने जाऊंगा, और मैंने टमाटर भी चोरी नहीं की, मैंने तो बस उस टमाटर को खाया है। तब ये बात सुन के एलिन थोड़ी सी हैरान होती है और वो गुस्सा करती है अपने दादाजी से कहती है कि आपने इस टमाटर को खा लिया? क्या आपको पता है कि वो टमाटर कितने ज्यादा महंगे हैं? आज तक मैं अपनी जगह होने के बावजूद भी मैंने अपनी मर्जी से कोई भी टमाटर को छुआ भी नहीं और ना ही खाने की कोशिश किया है। आपको पता है कि टमाटर को कल्टीवेट करने में कितना ज्यादा टाइम और मेहनत लगता है। एलिन के दादाजी उसको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिन उनकी एक भी बात नहीं सुनती और वो अपने दादाजी से कहती है कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ, मैं आपसे अब कभी बात नहीं करूंगी।
तो ये बात सुनकर उसके दादाजी के दिल में तब पत्थर ही टूट जाता है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं अरे एलिन बेटा मेरी बात तो सुनो। लेकिन यहाँ पर एलिन एक भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है और दादाजी यहाँ पर एलिन एलिन करते रहते हैं। तब वो काइजर सेजुन से कहते हैं कि सेजुन तुम तो कुछ करो, एलिन तुम्हारी बात बिल्कुल सुनेगी। सेजुन इस मौके का फायदा उठाता है और दादाजी से कहता है ठीक है मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे एक फेवर चाहिए। उसके दादाजी फिर उसको धमकाने लगते हैं, लेकिन फिर कहते हैं कि ठीक है मैं कर दूंगा, क्या करना है बताओ। सेजुन से कहता है कि क्यों ना हम खाना खाने जाए। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि सारे लोग इकट्ठा बैठकर पार्टी कर रहे थे। इस बार सेजुन ने पाइनएप्पल को भी काट लिया था और वो आधा से ज्यादा एलिन को दे देता है और बाकी के लोगों को भी काट के वो दे रहा था। सेजुन इस फार्म के अंदर फार्मिंग के साथ साथ इन सारे मॉन्स्टर को भी काफी अच्छे से ख्याल रख रहा था। सारे मॉन्स्टर काफी ज्यादा खुश लग रहे थे। सेजन फिर कहता है 3 दिन में कितना कुछ बदल गया। जब मैं यहाँ से गया था तो 99 फ्लोर में काफी ज्यादा चेंजेस आ गए हैं। जब मैं वहाँ से आया तब ग्रे रेविड ने यहाँ पर एक फाउंडेशन बना दिया था जो कि रिवर की तरह होता है और वो सूखी जगह पर भी जाके धीरे धीरे उसमें पानी को एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे बंजर जमीन भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और एलिन ने जिस स्टैचू को दिया था उसकी मदद से काइजर फिरतानी और एलिन एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर सकते थे और स्टेटस विंडो उनके कम्युनिकेशन में मदद करता है। जबकि हम देखते हैं कि काइजर फिरतानी एलिन यानी कि अपनी पोती से पूछ रहा था कि एलिन अब तुम तो नाराज नहीं हो ना। एलिन उससे कहती है कि नहीं अब ऐसा नहीं है, लेकिन अगली बार जब वो किसी चीज को खाए तब वो सबसे पहले सेजुन की अनुमति ले। कोई भी काम करे या फिर खेती से कोई भी चीज ले तो सेजुन से परमिशन ले ले। तब उसके दादाजी कहता है कि हाँ ठीक है वो ऐसा ही करेंगे। तब वहाँ पर सेजुन आता है और काइजर फिरतानी से कहता है कि तुमने एलिन को मना लिया। तब एलिन के दादाजी उससे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, और वो सेजुन को थैंक यू कहते हैं क्योंकि सेजुन की मदद से ही एलिन मान चुकी थी। तब वो कहते हैं कि तुम्हारी रिक्वेस्ट क्या थी जब तुम मुझे बता रहे थे। तब सेजुन से कहता है क्या तुम किसी चीज को तापमान को नाप सकते हो, क्योंकि हमें 75 फ्लोर पर कुछ चीज मिला था। तब काइजर हैरान होते हैं, उससे पूछते हैं कि कैसा आइटम। तब सेजुन उनको दिखाता है कि ये स्टोन, हम जब जेन का झील के पास गए थे 75 फ्लोर पर तब हमें ये स्टोन मिला जो कि क्वीन फ्रॉग के पेट में थी, इसलिए सेजुन इसे घर लेके आ गया है। जब काइजर उस स्टोन को देखता है तब वो कहता है कि अच्छा तो ये चीज तुम्हें क्वीन फ्रॉग की बेली से मिली है, लेकिन जो इसके अंदर जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो किसने बनाई थी। तब सेजुन से कहता है कि मैजिक टावर मास्टर लोना ने किया था। उसने कहा था कि इसके अंदर डिवाइन पावर बहुत ज्यादा फ्लो हो रही है और ये संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल है और खतरनाक भी हो सकता है, इसलिए उसने शील्ड बना दिया। काइजर उस स्टोन को अच्छे से निहार के देखने लगता है। वो कहता है तो हाई लेवल का मैजिक पावर है जो कि टावर के मॉन्स्टर इसे संभाल नहीं सकते और ये खतरनाक भी हो सकता है। तब वो सेजुन से कहता है कि तुम थोड़े से पीछे हटो। तब वो उस स्टोन को लेकर एक मैजिक स्पेल करने लगता है जिसे वो बहुत जोर से चमकने लगता है और तब वहाँ पर एक जोरदार ग्लो होता है। जब सेजुन की आंखें खोलती है तब वो देख सकता है कि स्टेटस विंडो उसका स्टेटस बता रहा था। तब वहाँ पर स्टेटस विंडो से बताता है कि एक फ्रेगमेंट है जो कि एक माउंटेन के अंदर पाया जाता है और ये बहुत ज्यादा अच्छी चीज है। इसके टोटल में 7 टुकड़े हैं और 7 टुकड़े अलग अलग जगह पर पाए जाते हैं। इसके अंदर ऐसे डिवाइन पावर है जो कि पर्यावरण को बहुत ज्यादा अच्छा कर सकती है और साफ सुथरा रख सकती है। अगर 7 टुकड़ों को एक जगह लाया जाए तो इसकी शक्ति और भी ज्यादा हो जाएगी और इसकी ग्रेड ऐसे है। तब सुनकर सेजुन थोड़ा सा हैरान और खुश दोनों होता है क्योंकि जो चीज थी डिवाइन पावर स्टोन वो एनवायरनमेंट को बहुत ही अच्छे से रख सकती थी। तो सेजुन उस ग्रेड को अच्छे से देखने लगता है। उसको बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था क्योंकि एस ग्रेड आइटम है और इसके पास कोई भी एबिलिटी नहीं है, लेकिन ये किस तरीके का आइटम है। तब काइजर सेजुन से कहता है कि तुम इस आइटम को टावर के अंदर के और दूसरे आइटम के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये एक पवित्र वस्तु है जिससे किसी भी चीज को कंपेयर नहीं करा जा सकता। तब सेजुन के बात समझ में नहीं आती। तब वहाँ पर काइजर से बताता है हमारे एक महान गॉड थे जो इन दिव्य शक्तियों को जानते थे। फिर तानी उससे कहता है कि हमारे पास एक क्रिएटर था जो कि हम लोगों को रक्षा करता था। तब ये सुनकर सेजुन हैरान होता है और कहता है कि क्रिएटर का क्या मतलब है। तब काइजर उससे कहता है कि वो टावर के बाहर जाके जो क्रिएटर गॉड है उस डायमेंशन के बाहर जाके ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिला। हमेशा उसे नाकामयाबी भी मिली, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। मैं हमेशा उसे ढूंढता ही रहा, लेकिन तुम्हें ये चीज मिली जो कि टावर के अंदर ही था। तब सेजुन उससे कहता है कि लॉर्ड काइजर मुझे आपकी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई, क्या तुम मुझे अच्छे से समझा सकते हो। तो काइजर उससे कहता है कि हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम तो एक इंसान हो और इंसानों को ये चीज समझ में नहीं आई क्योंकि उनकी जो जीवन काल होती है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है। तो मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुनो। और वो एलन को भी कहता है कि वो भी इस बात को ध्यान से सुने क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एलन भी कहते हैं ठीक है। तब काइजर अपनी स्टोरी की शुरुआत करता है। वो कहता है कि शुरुआत यहाँ से हुई थी कि हमारे एक क्रिएटर गॉड था जो कि हमारा सेवियर था। हमारी दुनिया पीस और खुशहाली से भरी हुई थी। हमारे डायमेंशन में हर जगह खुशियां ही खुशियां थी। सारे लोग यहाँ पर हैप्पीली रहते थे क्योंकि यहाँ के क्रिएटर गॉड बहुत ज्यादा खुशहाल थे और वो सबको देखभाल करते थे। लेकिन एक दिन अचानक से उन्होंने कहा
अगर मैं इस दुनिया से डिस्पेयर हो जाऊं तो तुम लोग मेरी एनर्जी का यूज करके इस दुनिया का रखवाली कर सकते हो, है ना। अब ये बात सुनकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो गए और वो सारे लोग डर गए, और लेकिन उन्होंने कहा था कि मेरी पावर का यूज कर लेना, लेकिन वहाँ के लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद से क्रिएटर गौतम उनके साथ मजाक कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने कहा आप फिर से मजाक के मूड में आ गए। लेकिन क्रिएटर गौतम ने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस पूछ रहा हूँ क्या ऐसा तुम लोग कर सकते हो। तब वहाँ पर एक बंदा जिसका नाम काइजर फिरतानी था, वो कहता है कि इम्पॉसिबल, आपके बिना दुनिया ऐसे नहीं चल सकती, हम आपके बिना इस दुनिया को सोच भी नहीं सकते और ये दुनिया चमक भी नहीं सकती। इस बंदे का नाम था ब्लैक ड्रैगन काइजर फिरतानी, हाँ एलियन के दादा ही थे। तब काइजर के बात सुन के क्रिएटर गॉड हंसते हैं, उससे कहता है कि काइजर तुम हमेशा की तरह कोल्ड ही बातें करोगे, लेकिन मुझे पता है कि तुम लोग इतने ज्यादा एवल हो कि मेरे जाने के बाद भी तुम इतना सब कुछ तो कर ही सकते हो, दुनिया को बचा सकते हो। हमें लगा कि क्रिएटर गॉड यहाँ पर मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छे थे, काइंड हार्टेड थे, और कभी कभी वो ऐसे हरकतें कर रहे थे जो कि बहुत ज्यादा प्लेफुल था। उन्होंने 7 स्टोन भी बनाए ताकि पर्यावरण अच्छे से रहे और सबको अच्छे से देखभाल कर रहे थे, लेकिन हमें नहीं पता था और हमें कोई भी आइडिया नहीं था कि उनकी ये जोक जो मजाक थी वो सच में एक दिन अच्छे से साबित हो जाएगी। और जब ये सब होने लगा तब हमें पता चला कि वो सच में झूठ नहीं बोल रही थी। तब एक दिन अचानक से सारी चीजें टूट फूट गई और सारी चीजें तहस नहस होने लगी थी, अंधेरा छा गया चारों तरफ और सबको ही लगने लगा शायद से क्रिएटर गॉड उन सबको छोड़कर पीछे हट गए। सारे लोग बहुत ज्यादा पैनिक थे कि सृष्टिकर्ता ने उन्हें छोड़ के चले गए, लेकिन यहाँ पर काइजर सबको बताता है कि ऐसा नहीं, क्रिएटर गॉड ने हमें इन सब मोमेंट के लिए तैयार करके रखा, उन्होंने पहले ही बता दिया था। ये सब टाइम है कि हम सब एक साथ रहे और इन चीजों को मुकाबला करें, लेकिन यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर पाए और जो आयाम थी पूरी तरीके से टूट चुकी थी। वो जो दुश्मन आए थे उन लोगों ने एक झटके में हमारी पूरी दुनिया ही खत्म कर दी। हमें नहीं पता कि उनका मोटिव क्या था, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से हमारी खुशहाली में आग लगा दी। हम यहाँ पर अपनी जान बचाने और यहाँ पर बहुत ज्यादा अंत तक फाइट करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। तब हमने अपनी सुरक्षा के लिए वहाँ पर एक टावर की खोज की और क्रिएटर वर्ल्ड के जाने के बाद हमने टावर की खोज की जहाँ पर हम सब लोगों को आराम से वहाँ पर पहुँचा पाए और कोई किसी को भी नुकसान नहीं हुआ। और इसी तरीके से हमने एक मरते हुए दुनिया को टावर के अंदर भेज दिया, जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और वो काफी ज्यादा निराश लग रहा था ये बात कह के, और वो कहता है 3000 साल हो गए और हम लोग काफी तक उस क्रिएटर गॉड के जो कैस्टर है उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन जितने सालों बाद जाके अब एक चीज मिला। लेकिन वो और भी कुछ बताने वाला था, लेकिन बीच में सेजुन टपक पड़ता है और उससे कहता है कि रुको मुझे कुछ पूछना है। इससे वो चिढ़ जाता है और कहता है कि पार्क सेजुन, इतनी इंपॉर्टेंट बात मैं पॉइंट में और इतने अच्छे स्टोरी में बता रहा हूँ, तुम बीच में क्यों टपक रहे हो। सेजुन डरते हुए बैठ जाता है, उसे कहता है कि लॉर्ड काइजर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा खटक रही है, मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ इस चीज को लेकर कि तुमने कहा कि मरती हुई चीज को टावर के अंदर भेज देना, इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया, इसका क्या मतलब था तुम्हारा। तो काइजर उससे कहता है कि जैसे कि मैंने कहा है कि टावर को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब दुनिया में पूरी तरीके से डिजास्टर आ जाएगा तब उसे वहां पर बचे हुए लोगों को टेलीपोर्टेशन किया जा सकता है। इसका मतलब है कि वो जो लोग हैं पूरे आयाम के अंदर फैले हुए हैं और वो चाहे तो पूरी आयाम को खत्म कर सकते हैं, इसलिए जब वो आयाम पर आक्रमण करेंगे तब हम आयाम के बचे हुए लोगों को यहाँ से ले जा सकते थे। तब सेजन से कहता है तो क्या टावर के बाहर से जो आउटसाइडर है क्या उनको टावर के अंदर से नहीं ले जाया जा सकता, क्योंकि टावर के अंदर वो लोग भी अंदर आते हैं जो कि टावर उनको आने की अनुमति देता है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो लोग टावर के अंदर ना पाए और जबरदस्ती टावर के अंदर किसी भी तरीके से आ जाए, जैसे कि मैं आया हूँ तो टावर अपने अंदर नहीं ले सकता क्या। तब काइजो उसे समझाता है कि हमारे आयाम पर जिन लोगों ने हमला किया था और पूरी तरीके से नष्ट करने की कोशिश किया था वो लोग अगर तुम्हारे अर्थ पर भी आएंगे, यानी कि तुम्हारे आयाम पर अगर आए और तुम लोग उस विपत्ति से बाहर नहीं निकल पाए तो वो लोग तुम्हारे आयाम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये बात सुन के सेजुन हक्का बक्का रह जाता है और एलिन भी दंग रह जाती है। इसके बाद 75 फ्लोर का वंडरिंग मर्चेंट का विलेज दिखाया जाता है, जहाँ पर थियो सबको बताया था क्या सब लोगों ने रजिस्टर कर लिया है वंडरिंग मर्चेंट का, तो सब लोग हाँ बोलते हैं। तब थियो यहाँ पर जेफ को कहता है कि इन सारी केटों को लीड करो और एल्का एल्की के साथ जाओ और सारे रेड लोटस को कलेक्ट करो। तो जेफ थियो की बात सुन के हैरान होता है, कहता है क्या मैं जाऊँ, क्या मुझे करने के लिए अलाउ किया जा रहा है। तो सेजुन कहता है कि हाँ जेफ बिल्कुल, और उतर के जेफ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे बिलीव है कि तुम ये कर लोगे, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मुझे पता है कि तुम विलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी भी नहीं भागोगे और ये जो कैट्स है जो कि वंडरिंग मर्चेंट के लिए एलिजिबल है वो सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तभी बात सुन के जेफ बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो थियो को मन ही मन बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगता है, जिसके बाद वो घुटने के बल गिर के कहता है
कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा थियो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चले जाते हैं। तब थियो ऑरेंज को कहता है कि हम लोगों को भी जाना है, अपने अपने बंडल कैरी कर लो। तब लोना कहती थी उससे कि तुम बहुत स्किल्ड हो गए अपने सबऑर्डिनेट को हैंडल करने के लिए। तब थियो उससे कहता है बहुत ही महान स्टाइल में, वैसे भी मैं तो एक बढ़ती हुई बिल्ली हूँ तो औसम तो मुझे होना ही है। तब लोना उससे कहती है इससे पहले तुम और भी ज्यादा औसम लग रहे थे लेकिन बोलने से पहले, लेकिन अब तुम बिल्कुल भी औसम नहीं लग रहे हो। अब थियो सुनकर चिढ़ जाता है और कहता है कि तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। अब इन दोनों की तो बहसबाजी चालू हो जाती है। तब वहाँ पर पी पी पूछती है ऑरेंज से कि इनका क्या रिलेशनशिप है, ऐसा कैसे झगड़ रहे हैं। तो ऑरेंज कहता है पीपू से कि मुझे भी बिल्कुल सही तरीके से नहीं मालूम है, क्योंकि इन दोनों ने बताया कि इनका एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। तब थियो लोना से पूछता है क्या तुम सही में 38 फ्लोर पर मेरे साथ जाओगी, क्या तुम्हें 99 फ्लोर पर नहीं जाना पीपू के साथ। और 67 फ्लोर पर एल्का ने सुना है कि लाल टिट्टियों के साथ कुछ तो अजीब चल रहा है, जबकि एल्का इन दोनों को लेकर अपने सर के ऊपर बैठा देता है। तब लोना उससे कहते हैं कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि रेड लोटस अपने पैटर्न को चेंज कर रही है। तब थियो हैरान हो जाता है और कहता है गुड न्यूज, इसका क्या मतलब है। जबकि एल्का भी हैरान था और लोना से पूछता है क्या तुम एक्सप्लेन कर सकती हो कि अच्छा क्यों है। तब लोना यहाँ पर सबको एक्सप्लेन करती है जो रेड लेटर्स होते हैं और अपने पॉपुलेशन की साइज जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ाते या घटाते हैं। येलो ग्रीन ब्लू रेड और पर्पल करके जो होती है वो इसी तरीके से जो रेड लोटस होती है अपनी संख्या को बढ़ाती है, लेकिन जब उनकी संख्या कम होती जाती है तो रेड लोटस की जो कलर है वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है और वो सही तरीके से अपने दिमाग को काम नहीं कर पाती और उनकी साइज कम होने के कारण उनकी कोई भी पैतरे काम नहीं आते, जिस वजह से वो लोग लास्ट में मारे जाते हैं। और जो लाल टिटिया होती है वो बहुत ज्यादा भुक्कड़ होती है, वो एक जगह पर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, वो खाने की तलाश में इधर उधर भटकती रहती है। ऐसा उनका करना बहुत ज्यादा डरावना है, लेकिन इससे भी कई ज्यादा डरावना है कि उनको कैसे खत्म किया जाए। उनको हर बार न्यू खाना चाहिए, न्यू फूड ना मिलने पर वो एक दूसरे को खाने लगते हैं, जिस वजह से वो लोग काफी ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं और एक दूसरे को खाते खाते लास्ट में वो लोग विलुप्ति पर आ जाएंगे। तब वे सुनकर सिल्वर और लोना से कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि रेड लोटस। अब लोना उससे कहते हैं कि हाँ रेड लोटस अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर आ रहे, अब वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद 67 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिजर्ड मैन ग्रीन अनियन का इस्तेमाल कर रेड लोटस को मार रहे थे। वहाँ के जो लीजर होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। एक रेड लोटस को अपने पैरों तले कुचलते हुए कहता है कि मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ इन रेड लोटस से। तभी वहाँ पर एक बंदा आता है, मतलब उसी के साथी का एक लीजर आता है और उसे कहता है जनरल रुम्बोरो। अच्छा तो ये लीजर्ड का जनरल है, ओके। वो कहता है कि क्या बात हो गई, क्यों इतना हाँफ रहे हो। तब वो दूसरा लीजर्ड एक रेड लोटस को पकड़ के लेके आता है और जनरल को दिखाता है, उनसे कहता है कि देखो इनके जो सर है उनके सर के अंदर नीली नीली छाया दिखाई दे रही है। तभी देख के जो जनरल होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है क्या फाइनली। वो इस बात से काफी ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है कि इसका मतलब ये हुआ जो रेड लोटस है उनकी संख्या कम हो रही है और अब 5 बिलियन ही बची है बस। उन लोगों ने कहा था कि जब रेड लोटस की संख्या कम होकर 3 बिलियन हो जाएंगे तब ये जो रेड लोटस होते हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। लगभग यहाँ पर सारे लोग खुश होते हैं और कहते हैं कि महीनों के संघर्ष के बाद फाइनली हमने कर दिखाया, अभी धीरे धीरे कम हो रही है और अब बस वो टाइम दूर नहीं है कि हमारी जमीन अब बिल्कुल हमारे पास आ जाएगी। तभी यहाँ पर दो वुल्फ के साथ एक सुअर आता है, वो कहता है कि और ये रुम्बो, मैंने सुना है कि तुमने अपनी मेहनत के बल पर ये जगह हासिल कर ली आखिरकार। ये ट्रिक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो बहुत पहले कोई एपिसोड में ये बंदा आया था जब रेड रिबन किंगडम के सारे खरगोश भूख के मारे तड़प रहे थे और किसी ने सारे खाना चुरा लिया था, यही ट्रिक है। अब इसे देखकर जो रोमर होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो कहता है कि मास्टर ट्रिक आप यहाँ पर इतना खतरनाक जगह पर क्या करने आए हो। तब ट्रिक उससे कहता है कि मैंने सुना है कुछ लिजर्डमैन अपना सेक्रीफाइस करके टावर के लिए बलिदान कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उनसे मिलने जाए और उनका धन्यवाद किया जाए। तो वो अपने पास एक सोने का कुछ बिस्किट निकाल के देता है, उसे कहता है कि ये मेरे लॉर्ड ग्रीड मास्टर की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा अप्रिसिएशन है, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है। ग्रीड आपको याद है ना रेड रिबन किंगडम वाला बंदा, आप लोगों को याद दिला तो ग्रीड वही बंदा है जो कि रेड रिबन किंगडम में सारे बंदों को निकाल कर खुद उस जगह पर कब्जा करके बैठा था, यानी कि वो सुअर हुआ था। अब इस बिस्किट को देख कर लिजरमैन कहता है अरे ये तो टावर कॉइन से बना हुआ गार्नेट मेडल है। तब ट्रिक उसे बताता है कि मर्चेंट एसोसिएशन के बैंक में जाकर अगर तुम इसे एक्सचेंज करना चाहोगे तो तुम इसके बदले 10,000 टावर कॉइन मिलेगा। इसे सुनकर लिजरमैन हैरान होता है, वो कहता है कितनी बड़ी चीज मैं कैसे ले सकता हूँ। तब ट्रिक कहता है ये तो हमारे लॉर्ड ग्रेड की तरफ से एक छोटा सा वेट है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तुम लोगों के हीरो से कम नहीं है जो कि हमको रेड लोटस से प्रोटेक्ट करते हो टावर के अंदर, वो तो बस तुमको स्पॉन्सर कर रहे हैं छोटा सा वेट देकर। लो इनको भी स्पॉन्सर मिल रहा है, मुझे क्यों नहीं मिलता, पढ़ाई में हेल्प मिल जाती, खैर छोड़ो। और फिर ट्रिक उससे ये भी बताता है कि लॉर्ड ग्रेड ने कहा है कि एक बार ये खत्म हो जाए फिर उस 67 फ्लोर पर फिर से बनाने के लिए उन्हें जितना सारा यहाँ पर खर्चा करना पड़ेगा वो करेंगे।
तब ये बात सुन के जो लिजरमैन होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो कहता है कि लॉर्ड ग्रेट ने क्या सच में ऐसा कहा है? तब हम देख सकते हैं कि उसकी नजरें बहुत ज्यादा झूठ बोल रही थी और वो बहुत ही गहराई से कहता है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, क्या तुम चाहते हो ऐसा सुविधाजनक चीजें? फिर ट्रिक इस बिस्किट को उसके ढाल में डाल देता है। तब वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उसका फेवर कैसे खत्म करूंगा या फिर कैसे ऋण चुकाऊंगा, लेकिन अभी मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। तब ट्रिक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि लॉर्ड ग्रेट जो है वो बहुत ही हम्बल इंसान है। क्या तुम्हारे पास इतना टाइम है कि हम इस पैर में जाग के एक कप चाय पी सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं? तुम्हारे साथी भी हमारे साथ आ सकते हैं। जिसके बाद उसको ले जाने लगता है और उसे कहता है कि हमने एक बहुत ही भव्य दावत तैयार कर रखी है, मुझे पता है कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। जिसको सुनकर उसके सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं रेड लोटस से तंग आ चुका हूँ और मैं काफी ज्यादा भूखा भी हूँ। और जिसके बाद वो एक्साइटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं उसके साथ। जिसके बाद हम देख सकते हैं वो जो उसके साथ दो वुल्फ थे वो काफी ज्यादा साथी लग रहे थे और वो अपने बंडल से बहुत सारा खाना निकाल के एक जगह पर इकट्ठा भी कर रहे थे। और इसी के साथ चैप्टर 93 यहीं पर खत्म होता है। बस इसका 2 ही चैप्टर बचा है और मैं किसी भी तरीके से उस चैप्टर को एक्सप्लेन कर दूंगी। किसी भी तरीके से मतलब है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हूँ। आप लोग मेरे गले की आवाज़ से पहचान सकते हैं शायद से। कहीं पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग, कहीं पर भी बहुत ज़्यादा नॉर्मल और कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि मरे हुआ मुर्दा बोल रहा है। मैंने काफ़ी अच्छा शुरुआत किया था और मैं सोचा था कि मैं रेगुलर रहूँगी, लेकिन कभी कभी ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो जाते हैं, लेकिन इसको इग्नोर करके हम आगे बढ़ते हैं। और मैंने खुद से एक छोटा सा प्रॉमिस किया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 2025 में किसी भी तरीके से हार नहीं मानूंगी, ना ही पढ़ाई में और ना ही यूट्यूब। मुझसे जितना हो सकेगा मैं करूंगी। नेक्स्ट एपिसोड में जल्दी एक्सप्लेन करूंगी या फिर क्या पता मैं एक्सप्लेन करके इसी में मर्ज कर दूं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका सोलर फार्मिंग की चैप्टर नंबर 94 में। चैप्टर नंबर 94 की शुरुआत में हम देख पाते हैं 5वां विलेज का सीन, जहां पर हम गॉब्लिन को देखते हैं जो कि फिर से वो दलाली करने की कोशिश कर रहा था। वो 2 मर्चेंट बिल्लियों को अपने पास से एक कुछ चीज दिखा रहा था और कह रहा था कि ये खाने को गर्म रखता है और ये तुम्हें बहुत ज्यादा काम आएगा, तो क्या तुम लोग ये लेना चाहते हो? तो वो दोनों बंदे कहते हैं कि हमें नहीं लगता कि ये ठीक ठाक है। लेकिन तभी वहाँ पर मार्लिन आ जाती है और उन दोनों बिल्लियों को पकड़ के कहती है, अगर मैं इसे नहीं खरीद पाई तो मेरे डैड संक्रमण मुझे मारेंगे, तो प्लीज भैया इसे खरीद लो। तब बात सुन के दोनों बिल्ली थोड़ा सा शौक हो जाते हैं और उसे हैरानी से देखते हैं और कहते हैं कि ये जो गॉब्लिन है वो तुम्हारा डैड है, लेकिन एक गॉब्लिन एक बिल्ली के डैड कैसे हो सकता है? तभी से गॉब्लिन थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये तो झूठ बोल रही है, मैंने इसको कभी नहीं मारा और ये तो मैंने इसको अडॉप्ट किया था। लेकिन मार्लिन अपनी प्यारी प्यारी बातों से उन दोनों बंदों को उलझाने लगती है और कहती है कि आप मार्लिन के लिए ये चीजें नहीं खरीद सकते, प्लीज खरीद लो। तब हम थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों बंदू इसके लिए सारे जो डब्बे थे वो खरीद लेते हैं। अब वो थैंक यू बोलती है। तब उनके जाने के बाद गॉब्लिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा भड़क जाता है और उससे कहता है कि तुम मुझे डाइट क्यों बोल रही हो, सब लोगों को गलतफहमी हो जाएगी। तब मार्लिन उसे कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता कि हम दोनों टीम में काम कर रहे हैं और हमें इसे बेचने के लिए आपस में किस चीजें शेयर करनी पड़ती है और हमें झूठ भी बोलना पड़ता है। जिसके बाद उसे 2 टावर खरीद देती है। तब इस बात से गॉब्लिन बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है और गुस्सा होते हुए उसे कहता है कि उस आइटम का कीमत एक कीमत 5 टावर कॉइन था, तुम मुझे 2 टावर कॉइन दे रही हो। तो मार्लिन उनसे कहती है तुम तो एक भी बेच नहीं पा रहे थे और तुम अपना भी बेच नहीं पा रहे थे, मैं आई यहाँ पर मैंने सारे आइटम को बेच दिया। वैसे देखा जाए तो तुम एक भी यहाँ पर डिजर्व नहीं करते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें 2 टावर कॉइन दे रही हूँ। गॉब्लिन ज्यादा कुछ नहीं बोलता और 2 टावर कॉइन लेकर अपने जेब में वो लेता है। तब यहाँ पर मार्लिन उससे कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बदला लेने में मदद करोगे, लेकिन अगर तुम ऐसे ही छोटे मोटे मामूली चीजों को बेचते रहे तो मेरा बदला कैसे ले पाऊंगी? तो गॉब्लिन उसे कहता है कि रुको जरा सबर करो, हर चीज का अपना एक टाइम होता है, टाइम तो आने दो। अभी गॉब्लिन नजर अचानक से सिल्वर और थियो पर पड़ जाती, वो सीधा मार्लिन का मुंडी लेकर वहाँ पर एक डब्बे के पीछे छुप जाता है। जब थियो उधर की ओर देखता है तब उसे महसूस होता है कि वहाँ पर उसने कुछ देखा था। तब यहाँ पर लोना उससे पूछती है कि क्या हुआ? तब थियो कहता है कि मैंने कुछ फेमिलियर वॉइस को सुना। जबकि इन दोनों बेचारे की तो हालत खराब हो गई थी, वो दोनों बेचारे जाकर बहुत जोर जोर से हाँफ रहे थे कि आज तो बाल बाल बचे। गॉब्लिन थियो को देखते हुए कहता है कि इसे तो नोबल बनने का कोई काबिल ही नहीं है। जबकि यहाँ पर मार्लिन और एक बार चिढ़ जाती है थियो के साथ लोना को देखकर, कहती है कि वो चुईया अभी भी उसके साथ है, मुझे बहुत ज्यादा एनोइंग लगती है वो। जब गॉब्लिन लोना को देखता है तब वो कहता है क्या ये लोना है, द ग्रेट मैजिशियन एसोसिएशन की लीडर। तब लोना ये बात सुनकर कहती है क्या ये छोटी सी चुईया एक बहुत बड़ी तोहफ है? तब गॉब्लिन से कहता है कि हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ी तोहफ है क्योंकि वो ग्रेट एसोसिएशन का मैजिक का एक लीडर है, जो कि तीनों मैजिशियन में से एक है जो टावर के अंदर अपनी मैजिक पावर से टावर को खड़ा हुआ है। तब ये बात सुनकर लोना थोड़ा सा परेशान लगने लगती है और कहती है अगर ये चुईया उसके साथ रही तो मैं बदला कैसे लूंगी, ये बहुत ज्यादा एनोइंग है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तब वो ब्लैक वुल्फ की ओर देखती है जिसके पीठ में बैठे थे और उसके साथ एक रैबिट। तो कहती है कि छोटी सी जो चीज है वो कौन है जो कि ऑरेन के साथ है। जब गॉब्लिन ऑरेन और उस पीऊ पीऊ को देखता है तब वो कुछ हैरान हो जाता है और फिर अपनी पॉकेट से कुछ ढूंढने लगता है। तब मार्लिन यहाँ पर उसे कहती है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो? तो वो कहता है कि मैंने उस रेबिट को कहीं पर तो देखा इससे पहले।
तब उसके पास एक पर्ची निकाल कर जो से हंसने लगता है और कहता है कि जैसा कि मैंने सोचा था। वो एक पर्ची निकालता है जहाँ पर एक छोटी बच्ची मतलब छोटी की रैबिट का पिक्चर था और वहाँ पर लिखा होता है ग्रेट बाउंड्री लिस्ट। यह पर एक सीक्रेट लिस्ट था जो कि मतलब हर किसी के पास नहीं होता है और उस लिस्ट के अंदर लिखा था रेड रिबन किंगडम की प्रिंसेस जो है वो गायब है और जो उसे ढूंढ के निकालेगा उसे 10,000 टावर कॉइन मिलेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें थियो को दिखाया जाता है जो कि लोना से बातचीत कर रहा था। वो लोना से कहता है कि ये बहुत ज्यादा अजीब है क्योंकि प्यू प्यू रेड रिबन किंगडम की लास्ट प्रिंसेस है, लेकिन ऐसे कैसे। तब ब्लैक वुल्फ कहता है कि मैंने सुना था कि पूरे एंटायर रॉयल फैमिली को लाल टिट्टियों ने खा लिया था और उनको खत्म कर दिया था। तब थियो कहता है कि ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई थी। तब ये बात सुन के लोना उससे कहती है ये बात गलत है क्योंकि उन्हें खाया नहीं गया था टिट्टियों के द्वारा। लोना तब थियो को गुस्से से कहती है कि उन्हें तो पूरी तरीके से मार दिया गया था, ये सोची समझी एक चाल थी। थियो हैरान होता है और पूछता है क्या उन्हें मार दिया गया था। वो बताती है कि बहुत साल पहले 55 फ्लोर पर जब रेड रिबन किंगडम के अंदर रेड लोटस ने हमला कर दिया था तब मेरे साथ बहुत सारे एसोसिएशन संघ के लोग भी थे जो हमारे साथ वंडरिंग मर्चेंट कैट एसोसिएशन और बहुत सारे नेसेसरी ऑर्बिट टावर मैजिक टावर के पास आने वाले दूसरे प्रजाति के लोग भी थे जो कि इस किंगडम की रक्षा करते थे। हम लोग वहाँ पर रहते थे रेड रिबन किंगडम में ताकि हम लोग रेबिट की हेल्प कर सके। वहाँ पर हर चीज हम सोच समझ के करते थे और प्लानिंग के साथ करते थे। इसके बाद सीन यहाँ से प्रेजेंट में जाता है और हम देख पाते हैं जहाँ पर पास्ट के सीन में दिखाया जाता है एक ब्लैक पैंथर था उसी एसोसिएशन का जहाँ पर वो लोग कह रहे थे कि कल हम लोग जाएंगे और अपनी पूरी फोर्स के साथ इस जगह पर हम लोग फोकस करेंगे। इस जगह पर जाके हमें पूरी फोर्स के साथ फील्ड बिछाना पड़ेगा ताकि कोई भी रेड रिबन किंगडम में हमला ना कर पाए। इस ब्लैक पैंथर का नाम लुकियस था और ये कमांडर था मैक्रेनी एसोसिएशन का। वहाँ पर एक रकून था, उसे कहता है कि यहाँ पर सब कुछ तो ठीक है लेकिन यहाँ पर खाने की कुछ समस्या हो सकती है। अगर रेड लोटस ने इस टाइम पर हमला कर दिया तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो कई ऐसे मौके पर किंगडम सरवाइव कर पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि रेड लोटस इस जगह पर हमला कब कर रही है। तब यहाँ पर लोना कहती है क्वीन इस टाइम पर अपने राज की गद्दी पर बैठी है इसलिए यहाँ पर कोई भी खाने की समस्या नहीं हो सकता और जो बैरियर हमने बिछा रखा है वो हमारे प्रोटेक्शन करेगा इस मोमेंट पर। और ब्लू मून की पावर की वजह से जो रेड लोटस से अपनी जगह पर क्रॉस नहीं कर सकती यानी कि हमें ओवर पावर नहीं कर सकती। इस वजह से हमारी कोई भी खतरा यहाँ पर नहीं मंडरा रहा अभी के लिए। तब वो जो रकून था उस बैरियर को देखते हुए कहता है कि बैरियर तो ठीक ठाक है लेकिन मैंने सुना है कि लोना तुमने काफी दिनों से सोए नहीं हो। सारे लोग एक दूसरे को यहाँ पर बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उन लोगों ने सच में बहुत ज्यादा मेहनत की थी इस रेड रिबन किंगडम को बचाने के लिए। लोना भी सबके काम के लिए अप्रिशिएट करती है और कहती है कि ठीक है तुम लोग भी आराम करो, काफी तुम लोगों ने मेहनत कर लिया। तब ब्लैक पैंथर से कहता है कि हम लोग कल मिलेंगे। इसके बाद वो लोग अपने अपने जगह पर चले जाते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर लोना आराम से सो रही थी। तभी उसके कान में कुछ आवाज आती है। लोना फटाफट उठ कर अपनी कॉस्ट्यूम में बाहर निकलती है तो देख पाते बहुत सारे रेबिट दौड़ के क्वीन के कमरे की ओर जा रहे थे। वो एक रेबिट से पूछते कि क्या हो गया और रेबिट उसे बताता है कि रेड रिबन किंगडम का जो बैरियर था वो टूट चुका है और रेड लोटस उसके अंदर आ चुके हैं और वो आगे कुछ बता नहीं पाती, वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी। तब यहाँ पर लोना उसे पूछती है कि क्वीन कहाँ पर है। जब वो लोग क्वीन के कमरे में जाते हैं तब लोग सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि उसके सामने ग्रीड बैठा था क्वीन के लाश के पास। आसपास बहुत सारे लाल टिट्टियां मरी पड़ी थी। यहाँ पर ग्रीड यहाँ पर मगरमच्छ का आंसू बहाते हुए उनसे कहता है जो किंग और क्वीन थे वो रेड लोटस के हमले की वजह से अब चल बसे। मैं इनकी आवाज सुन के जब तक यहाँ पर आता तब तक ऑलरेडी इनकी काम तमाम हो चुकी थी और उन लोगों ने अपने साथ जो चीज था वो उन्होंने मुझे दे दिया। बाकी के लोग पूछते हैं कि ये क्या चीज है। तब उसे बताता है कि ये इस राजत्व का सामान है या फिर कागज है या फिर ये बोल सकते हैं कि किंग और क्वीन ने उसके पास ये सारी जमीन जायदाद सब इसको दे दिया है। हमें ये बात पता है कि ये बात झूठ है और ग्रीड ने उनको मारा था, लेकिन यहाँ पर जो हैमस्टर यानी कि जो लोना होती है बात समझ जाती है और वो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। जबकि ग्रीड रोते हुए उस कागज को दिखाते हुए कहता है कि किंग और क्वीन ज्यादा मुझे ये चीज दे गए और साथ में मुझे यंग प्रिंसेस को भी मेरे हवाले कर गए। किंगडम को मुझे ही संभालना पड़ेगा। इतना बड़ा बर्डन मैं कैसे संभालूंगा बताओ, इतना बड़ा भारी चीज मुझे संभालना नहीं जा पाता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस रेड रिबन किंगडम को संभालूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा रेड लोटस से। तब वहाँ पर एक ब्लैक रेबिट होता था जो उनका वफादार हुआ करता था किंग और क्वीन का। और जोर से चिल्ला के ग्रीड से कहता है कि अपनी बकवास बंद करो और झूठ बोलना बंद करो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किंग और क्वीन तुम जैसे एक ग्रीड मर्चेंट को अपनी राजत्व दे दे यानी कि किंगडम तुम्हारे हवाले कर दे। तुम जैसे इंसान के लिए रेड रिबन किंगडम बिल्कुल नहीं बना, जबकि तुम एक रैबिट भी नहीं हो। लेकिन ये बात सुन के ग्रीड के जो साथी होते हैं, जो सुअर मतलब जो उसके सुअर सिपाही होते हैं, वो उस ब्लैक रैबिट को ही मार देते हैं और सभी देख के बहुत ज्यादा डर जाते हैं।
तब अब ग्रिड अपना असली चेहरा दिखाता है, उनसे पूछता है क्या किसी को और सवाल करना है, लेकिन डर के मारे वहाँ पर कोई भी नहीं बोल पाता। तब ग्रिड खुश हो जाता है और कहता है कि इसका मतलब कोई नहीं बोलेगा और किंगडम मेरा हो चुका है, और अब तुम लोग बताओ कि प्रिंसेस कहाँ पर है। लेकिन हम देख पाते हैं कि लोना प्रिंसेस को लेकर यहाँ से भाग जाती है, और मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि बैरियर कैसे टूटा, क्योंकि वहाँ पर बैरियर तोड़ना बहुत ज्यादा नामुमकिन था, और मुझे ये बात समझ में भी नहीं आई कि कैसे और क्यों टूटा। सीन फिर से प्रेजेंट में आता है। लोना थियो को बताती है कि उस बैरियर को तोड़ना नामुमकिन था और वहाँ पर कोई भी घुसपैठिया नहीं घुस सकता, क्योंकि वो रेड रिबन किंगडम के रॉयल फैमिली के ब्लड से बना हुआ है, और उस जमीन को कोई भी ऐरा गैरा नहीं अपने नाम पर कर सकता। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रीड ने सोचा होगा कि उसने प्यू प्यू को अपने गार्डियन के हिसाब से अपने साथ रख ले, और एक बार जब वो अडल्ट बन जाए और अपने सिंहासन पर बैठ जाए तब वो प्यू प्यू को कठपुतली की तरह अपने इशारों पर नचाएगा। मैं यहाँ पर बैठ नहीं सकती थी, या बैठे बैठे नजर बिल्कुल नहीं देख सकती थी। जिसके बाद रेड लोडास ने पूरी तरीके से राज्य को तबाह कर दिया और पूरा किंगडम बर्बाद हो चुका था। राजा और रानी पहले ही खत्म हो चुके थे और वहाँ पर कोई भी अब नहीं रहा था, लेकिन टावर मैनेजर के बदौलत एक टाइम पर पूरी टिटिया खत्म हो चुकी थी, और अब टावर मैनेजर ने पूरे रॉयल लेटर्स को खत्म कर दिया था, और ग्रेड ने 55 फ्लोर पर कंट्रोल कर लिया, और जो दस्तावेज जो वो खोल भी नहीं सकता था उसके जरिए उसने पूरे किंगडम को अपने साथ कर लिया और पूरा लैंड उसने अपने नाम कर लिया। वो एक नंबर का बहुत ज्यादा बदतमीज और घटिया और कमीना इंसान है। तब थियो इतना सब कुछ सुनने के बाद उसे कहता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ग्रिड इतना ज्यादा घटिया इंसान निकल सकता है, लेकिन मुझे ये सब बात समझ में नहीं आती कि अभी तक वो लैंड लोन के हिसाब से कैसे एक्ट कर रहा है। मुझे तो ये बात समझ में नहीं है, तुमने अभी अभी कहा कि वो अब उस जो लैंडलॉर्ड का जो कागज है उस दस्तावेज को खोल भी नहीं सकता, तो फिर उस जमीन का मालिक कैसे हुआ? तो इसका मतलब यही हुआ ना कि वो जबरदस्ती जाकर उस जमीन को अपने आप के कब्जे में कर रहा है। तब यहाँ पर सिल्वर उनको बताता है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उसने जरूर वंडरिंग मर्चेंट एसोसिएशन और मैकरेंसी एसोसिएशन को अपने फायदे के लिए यूज किया होगा, और जबकि उसके पास बहुत सारा पैसा है तो यूनिक तरीके में उसके पास एक एबिलिटी आ गई है कि वो अपने पैसों का यूज करके सारे लोगों को अपने पक्ष में ले ले। जबकि यहाँ पर लोना सबको ये बताती है कि उसने रिसेंटली सुना है कि उसने पीयू पीयू के लिए बहुत सारा इनाम रखा है, जो पीयू को पकड़ कर लेके आएगा उसको इनाम मिलेगा। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि उन गधों को ये सोचना चाहिए, क्योंकि पीयू पीयू अब काफी ज्यादा एडल्ट हो चुकी है और वो अपने सिंहासन को संभाल सकती है, तो जब चाहे वो अपने सिंहासन को आसानी से ले सकती है। तब थियो इसकी सारी बात सुनने के बाद लोना से कहता है कि अच्छा इसलिए तुम पीयू पीयू को सेजुन के साथ मिलाना चाहती हो। तब लोना इस बात के लिए कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैंने ब्लैक ड्रैगन के साथ मुलाकात किया तो उसके साथ हमें एक न्यू प्रोटेक्शन मिल जाएगा। हम लोग एक बार फिर से जा रहे हैं रेड रिबन किंगडम को फिर से बिल्ड करने के लिए, जिसके बाद हमें टावर का सेकंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर आधी रात को दो बंदे आपस में बात करते हुए जा रहे थे। एक बंदा कहता है कि मैं सच बोल रहा हूँ, हम लोग बहुत ही आसानी से लेवल अप कर सकते हैं। मेरी मम्मी एक एसोसिएशन में थी जो कि फर्स्ट रेट में थी, और मेरी माँ ने कहा था हम अपने लाइफ को अच्छे से लेवल अप कर सकते हैं। दूसरा बंदा कहता है कि उनको बहुत सारे पैसे देके एक्सपी पॉइंट हम कैसे ले सकते हैं, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। तब उसका दूसरा भाई कहता है कि भाई आगे देख, आगे कोई खड़ा है। वो बंदा इन दोनों को ग्रेट करता है, वो कहता है कि मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूँ, मैं भी तुम जैसा ही हूँ। वो दोनों भी उसके लिए खुश होते क्योंकि वो सेम एज के थे और वो अभी अभी न्यू भाई हंटर बने थे। यहाँ पर तो कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा, लेकिन वो बंदा अपने साथ उन दोनों को लेके जाता है और कहता है कि तुम लोग मैडम का कुछ ज्यादा ही कॉल का इंतजार कर रहे थे तो मेरे साथ आओ। बंदे खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि देखा मेरी मॉम ने क्या कहा था। जब वो वहाँ पर जाते हैं तब वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी दूर कर जमीन लेकर कुछ पौधे उगे थे। एक गीगल का एक्सपी फार्म था। गीगल तो आपको याद ही होगा, वो मिनिस्टर जो कि चेरी टमाटर बनाने की कोशिश कर रहा था। वो दोनों बंदे काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे। वो सब पूछते हैं क्या इन पौधे को मार कर उन्हें सच में एक्सपी पॉइंट मिल जाएगा। उन्होंने इससे पहले ऐसे मॉन्स्टर कभी भी नहीं देखा था। वो बंदा कहता है कि हाँ तुम लोग बिल्कुल इससे अपना एक्सपी पॉइंट बढ़ा सकते हो। हम जब रिसर्च कर रहे थे तब हमारी टीम ने इसे इन्वेंशन किया था और ये सक्सेसफुल हो चुका है। सॉरी गाइस, मेरी जबान थोड़ा सा लड़खड़ा जा रही है क्योंकि अभी भी शायद से मैं बीमारी से उठी हूँ। उसके बाद वो अपने हाथ में चाकू निकाल लेता है और उनसे कहता है कि हमें करेंटली एक स्पेशल ऑफर मिला था, स्पेशल लेवल का ट्रेनिंग स्किल, जो कि इसे हर्न करने के बाद तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपी और पावर भी महसूस होगा। जिसके बाद वो एक दो पौधे को काट को दिखाता है और जब एक ही पौधे को जब काटता है तब उसे 33 एक्सपी पॉइंट मिलता है। वो बंदा उन दोनों को बताता है कि एक लाइन के अंदर 4 पौधे, मतलब अब तुम एक लाइन के अंदर जितने पौधे को तुम काट पाओगे उतने तुम्हें एक्सपी पॉइंट मिलेगा। तब उन दोनों बंदों से वो बंदा पूछता है आप बताओ
अब तुम इसमें कितना ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहोगे। तब वो दोनों बंदे एक दूसरे को और देखते और देख के हंसते, जिसके बाद हम देख पाते कि वो दोनों केरोसिन और बहुत सारा मिट्टी का तेल आगा के उस सारे फार्म के अंदर आग लगा देते हैं और कहता है कि लेवल अप करना है तो बहुत ज्यादा आसान हो गया, फायर लगाओ और अपने आप को लेवल अप करो, एक कंप्लीट जैकपॉट लग चुका है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग 100 पियोंग को जस्ट 100 मिलियन वन में खरीद कर इसे पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। जिसके बाद वो लोग पागलों की तरह उसी जगह पर पूरी तरीके से आग लगा देते हैं और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी खत्म हो जाता है। बस अब और एक ही चैप्टर बचा। तो चैप्टर नंबर 95 यानी कि लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है। चैप्टर के शुरुआत में हमें 38 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सारे लोग वहीं पर थे और ऊपर से ही थियो, ब्लैक वुल्फ और ऑरिन इन सबको देख रहे थे। थियो तो काफी ज्यादा खुश होता है कि इस बार तो बहुत सारे लोग आए हैं, इसका मतलब बिक्री बहुत ज्यादा होगी। लेकिन सिल्वर वुल्फ थियो से पूछता है कि इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे है टावर के अंदर, जबकि ऑरिन इतने सारे ह्यूमंस को देखकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। वो कहता है मैं नीचे जाना चाहिए, तब वो नीचे चला जाता है और सारे ह्यूमंस को हेलो हाई करता है और कहता है कि मैं आ चुका हूँ। सारे लोग थियो को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और सीधे वो दौड़ के थियो के पास आते हैं। लेकिन तभी थियो के पीछे सिल्वर बहुत जोर से और गुस्साते हुए घुंघराते हुए बाहर निकलता है। वो एक फाइटिंग पोजीशन में था, इसे देखकर सारे ह्यूमंस डर जाते हैं कि उसके साथ एक वुल्फ भी आया है। वो अपने दांत निकाल कर घुंघरा रहा था, बिल्कुल मेरी पोचिता की तरह, जैसे लग रहा था कि उन्हें खा ही जाएगा। लेकिन तभी थियो उसे डांटने लगता है कि अपना दांत दिखाना बंद करो, ये जो ह्यूमंस है वो हमारे कस्टमर है, तुम अपने कस्टमर के साथ ऐसे बिहेव करोगे, बंद करो ऐसा करना। तब सिल्वर थियो से माफी मांगता है और उसे कहता है कि मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सका, मुझे लगा कि ये लोग हमें क्षति पहुंचाएंगे। तब थियो बाकी के ह्यूमंस को कहता है कि अरे घबराओ मत, ये तो एक बहुत अच्छा मेरा प्यारा डॉगी है, ये तुम्हें काटेगा नहीं। भाई वो डॉगी नहीं, वो उल्फ है। तब थियो सिल्वर उल्फ से कहता है कि भाई तुम उनको सर्विस देने आए हो तो तुम कुछ तो करो। अब सिल्वर सोच में पड़ जाता है कि भाई मैं करूँ तो करूँ क्या। अब वो कुछ सोचने के बाद बेचारा लेट जाता है और खेलने लगता है। अब ये देख कर सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। अब वहाँ पर सुहा भी आती है, बाकी के लोग भी आते हैं। अब सुहा थियो से पूछती है क्या मैं इसे टच कर सकती हूँ, तो थियो भी बहुत ज्यादा मर्चेंट था, उसका भी दिमाग बिजनेस माइंड था। वो कहता है कि हाँ भाई टच कर सकती हो, लेकिन हर टच के तुम्हें टावर कॉइन देना पड़ेगा। अब वो लोग उसके साथ खेलने लगते हैं और कहते हैं कि भाई इसके फार तो कितने ज्यादा स्मूथ है और उसे बहुत ज्यादा क्यूट कुत्ता का बुलाने लगते हैं। देखो तो इतना बड़ा डॉग कितना ज्यादा प्यारा है। जबकि सिल्वर अपने मन के अंदर सोच कर रोने लगता है कि मेरा गौरव, मेरा गर्व, मेरा मान सम्मान सब इसने मिट्टी में मिला दिया। जबकि थियो नीचे को सबको बुलाता है, सबको कहता है कि देखो आज मैं तुम लोगों को किसी न्यू इंसान के साथ मिलाने वाला हूँ। इस बंदे का नाम ऑरन है और ये मेरा सबऑर्डिनेट है और ये भी एक वॉन्डरिंग मर्चेंट कैट है। जबकि ऑरन बेचारा काफी ज्यादा डरा हुआ था, डरते हुए लोगों से कहता है कि हेलो ह्यूमंस कैसे हो। थियो से इशारे से कहता है कि अबे ऐसे कुछ बोलेगा, कुछ तो कर। ऑरन भी म्याऊं म्याऊं करके कहने लगता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। थियो उनको कहता है कि इसको भी छूने के लिए पैसे लगेंगे। तब वो लोग भी इसका फोटो वोटो खींचने लगते हैं और उसको देखने लगते हैं, छूने लगते हैं। उनको काफी अच्छा लगता है और कहते हैं ब्लैक कैट तो देखने में भी अच्छे लगते हैं। अब थियो सबको कहता है कि चलो मेल मिला हो गया, हमारे अपने बंडल को भी बहुत अपग्रेड कर लिया, इसलिए हम आज बहुत सारी चीजों को लेकर आए हैं बेचने के लिए। अब वो नीलामी के लिए राजी था, तो कहता है कि आज हम बहुत सारी चीज लेकर आए हैं। 5000 सी ग्रेड के स्ट्रेंथ स्वीट पोटेटो, सन पम्पकिन पोटेटो, 5000 सी ग्रेड के चेरी टमाटो और 1000 यानी कि 10,000 डीऑक्सीफाइड ग्रीन अनियन भी। तो 500 टावर कॉइन से करता है। अब सारे लोगों ने सन स्वीट पम्पकिन पोटैटो को पहली बार सुना था, लेकिन वो सबसे पहले कहता है कि चेरी टमाटर को सबसे पहले हथिया लेते हैं। अब वो थियो कहता है कि ठीक है स्टार्ट कर देते हैं और 500 चेरी टमाटर से सारी चीजों नीलामी करने का स्टार्ट कर देता है। अब ऐसे करते करते वो लोग तो बेच रहे थे, लेकिन हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पीपू और लोना ऊपर से ये सब चीजें देख रहे थे जो कि उड़ रही होती है। दूर से जब लोना ये सब देखती है तब वो कहती है कि जब थियो काम कर रहा होता है तब उसके जो फर होते हैं वो बहुत ज्यादा कलरफुल हो जाते हैं और वो काफी ज्यादा इम्प्रेस लग रही थी। तब पीपू देख के काफी ज्यादा मुस्कुराती है और कहती है कि मास्टर मैंने कभी नहीं सोचा था कि जब तुम थियो को ऐसे देखती हो तब तुम्हारे फेस ऐसा हो जाता है। तब लोना उससे कहती है कि पीपू तुम अपने मास्टर को ऐसे टीज नहीं कर सकती। तब वो हंसती है। तब वो लोना से पूछती है क्या मास्टर वो ऐसा फीलिंग भी महसूस करना चाहती है, क्या उसके लिए ये चीज करना अलाउ है। जब से आपने मुझे बचाया तब से मैं अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, मैं सारी चीजों को सफर कर रही हूँ। रेड रिबन किंगडम को बचाने के लिए उसको सेक्रीफाइस को याद करके मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रही हूँ ताकि मैं इस सब से बाहर निकल जाऊँ और इस बात में काफी देर से दौड़ रही हूँ ताकि मैं रेड रिबन किंगडम को फिर से एक बार उसको बिल्ड कर सकूं। लेकिन मैं अपनी फीलिंग को भी दबा नहीं सकती, मुझे ऐसा अनुभव करना है लाइफ में, लेकिन मुझे डर लगता है। और कुछ आगे बताने वाली थी और बहुत ज्यादा डर रही थी। तब उसे लोना उसे कहती है तुम्हें अपने काम को लेकर इतना ज्यादा बर्डन नहीं करना चाहिए था, सारी चीजों को अपने ऊपर मत लो, सब
ऊपर वाले पर छोड़ दो और धीरे धीरे अपने आप पर काम करो, सब कुछ ठीक रहेगा और तुम अपनी फीलिंग के प्रति ऑनेस्ट रहो। अपने फीलिंग के लिए ऑनेस्ट रहना कोई भी शर्मिंदगी की बात नहीं है। तो क्या तुम्हारे माइंड के अंदर ब्लैक रेबिट दौड़ रहा है? अब ब्लैक रेबिट के बात सुन के पीपी बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा क्यों, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमने तो बस कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा था। लोना उसे टीज करते हुए कहती है, देखा देखा, मैंने तुमको बोला, तुम अपने फीलिंग के प्रति ऑनेस्ट नहीं रही हो। अगर तुम ऐसे अपने फीलिंग के लिए ऑनेस्ट नहीं रहोगी तो फिर मैं काले ब्लैक मतलब जो भी हो ब्लैक रेबिट के लिए फिर मैं बात नहीं करूंगी। तब वो कुछ देर के लिए चुप रहती है। तब फिर लोना से पूछती है कि वो जो ब्लैक रैबिट है वो किस टाइप का रैबिट है। तब लोना उसे टीच करते हुए कहती है कि अच्छा ठीक है, तुमने पूछ तो लिया लेकिन तुमने बहुत देरी कर दी, लेकिन मैं अब नहीं बताऊंगी। तब इससे पीयू पीयू चिढ़ जाती है और कहती है कि आपका बहुत हुआ, आप बहुत ज्यादा गलत कर रही है मेरे साथ। लेकिन तब लोना को मार्लिन देखती है। अब मार्लिन को जैसे लोना देखती है उसके दिलो दिमाग में तो बेचैनी फील जाती है। सीधा फुल स्पीड में नीचे उतरती है और कहती है कि ये कैट यहाँ पर कर क्या रही है। जबकि मार्लिन उसे हाई करके नीचे बुलाती है और नीचे आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो मार्लिन। अब मार्लिन कहती है कि ओ माय गॉड, तुम तो मेरा नाम जानती हो, तुम्हारा मेमोरी तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं तुम्हें याद हूँ। जबकि लोना काफी ज्यादा गुस्से में होती है और उसे चिल्लाते हुए कहती है, इसका मतलब है कि तुम थियो को फिर से ज्यादा हार्म पहुँचाने आई हो। तो वो कहते हैं कि ना ना, मैं इंटरेस्ट नहीं हूँ उस स्टूपिड पीले कलर के कैट में, क्योंकि मैं तुम्हें जो ढूंढ लिया। तब यहाँ पर लोना हैरान हो जाती है और कहती है कि अब मुझे क्यों। वो अपने पॉकेट से कुछ चीजें बाहर निकाल के उसे कहती है इसलिए, और वो कुछ बोल पाती उससे पहले वो उस तीस को जो ताबीज टाइप का कुछ होता है बाहर निकाल के उसके अंदर कैद कर देती है। अब यहाँ पर लोना उसे बाहर निकल के काफी ज्यादा कोशिश करती है, लेकिन मार्लिन उसे कहती है कि तुम इसके अंदर कोई भी मैजिक पावर यूज नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हो गया कि तुम एक बाकी के चूहे की तरह भी यहीं पर अटकी रहोगी। अब तो तुम इस जगह पर ट्रैप हो चुकी हो, अब तुम मेरे गुलाम बनोगी। तब पीयू पीयू आसमान से उड़ते हुए आती है, काफी ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है मास्टर मैं आपको बचा लूंगी। लेकिन लोना उसे कहती है कि पीयू पीयू इसके नजदीक बिल्कुल मत आना। उससे पहले कि पीयू पीयू लोना के पास पहुंचती, यहाँ पर गोबलिन आके उसी चीज का इस्तेमाल करके पीयू पीयू को भी कैद कर लेता है। और अब वो दोनों पीयू पीयू के पास आने के बाद कहता है कि 10,000 टावर कॉइन तो अब हमारा हुआ। पीयू पीयू घबरा जाती है और वो इन दोनों को लेके चले जाते हैं। जबकि यहाँ पर पीछे से जेथर भी इनको देख रही थी। जेथर आपको याद है ना, वही पुलिस ऑफिसर जो कि थियो के साथ बहुत पहले मिली हुई थी। बताओ यार, सब कुछ याद दिलाना पड़ता है। जेथर कहती है कि लॉर्ड लोना यहाँ पर क्या करी है और ये दोनों लोना को और पीयू पीयू को कहाँ लेके जा रहे हैं। तब वो सामने से थियो को आते हुए देखती है। थियो काफी ज्यादा खुश लग रहा था, उसके साथ सिल्वर और ऑरेंज भी था। वो कहता है कि आज का सेल तो काफी ज्यादा अच्छा हुआ है। तब थियो ऑरेंज को कहता है कि ऑरेंज तुम तो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम आजकल बहुत ज्यादा शाइनिंग स्टार बन रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि न्यू मर्चेंट के काम में तुम बहुत अच्छा कर रही हो। तब ऑरेंज हंसता और समारते हुए से कहता है, अरे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो तुम्हारी शिक्षा के कमाल है, इसलिए मैं अच्छा कर रहा हूँ और 1-1 का मतलब है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी थियो के सामने जेथर आ जाती है। अब इसे देखकर थियो हैरान हो जाता है और कहता है कि जेथर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जबकि यहाँ पर थियो ऑरेंज से पूछता है कि मैंने यहाँ पर लोना को और बाकी लोगों को रुकने के लिए कहा था, वो लोग कहाँ गए, क्या तुम्हें पता है। तब यहाँ पर जेथर उससे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हारी जो टीम है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और मैं उस किडनैपिंग का विटनेस हूँ। जिसके बाद हमें 99 फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर एलिन अपने ग्रैंडफादर से बहुत ज्यादा गुस्से में थी और अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि आप बहुत ज्यादा बेवकूफ है, आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तब उसका ग्रैंडफादर कहता है कि मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये टावर के बेसिक स्टोरी के चैप्टर नंबर 1 में सारी चीजें लिखी हुई है, तुम्हें वहाँ पर बिल्कुल आराम से पढ़ लेना चाहिए, लेकिन तुमने वहाँ पर पढ़ा नहीं। मुझे नहीं लगता कि तुमने वहाँ पर पढ़ा हुआ, क्या तुमने नहीं पढ़ा। तब ये बात सुनकर एलिन गुस्सा हो जाती है और मुंह फुला लेती है। और तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि ओरिजिनली जितने सारे फैक्ट है यहाँ पर, जितने सारे क्रिएचर्स है वो टावर के अंदर ही होते हैं। और शायद से ऐसा भी हो सकता है कि स्टोरी बहुत ज्यादा छोटी हो गई है क्योंकि जितने सारे यहाँ पर क्रिएचर्स है उनके लाइफ लाइन जो होती है बहुत ज्यादा शॉर्ट्स होती है, शायद से इसलिए ऐसा कुछ हो रहा है। तब एलिन यहाँ पर रोने लगती है और जोरों से अपने हाथ पे लात सब पीटने लगते और कहते हैं मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, ये रेट बहुत ज्यादा खराब है, आपको पता है ना कि सेजुन का जो घर है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। अब वो तो अपने दादाजी से काफी ज्यादा जिद कर रही थी, लेकिन यहाँ पर सेजुन काफी ज्यादा परेशान बैठा था। उसके पास गैंग थे, मॉम डैड रैबिट थे और बाकी के रैबिट भी थे। यहाँ पर गैंग सेजुन के पास जाकर पूछता है कि डैड इस घर के अलावा क्या आपके पास और एक घर है। तब ब्लैक रैबिट उससे कहता है कि वो सब बात कर रहे हैं अंकल सेजुन की होम टाउन के, जहाँ पर उसके मॉम डैड ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सब रहते हैं। तब यहाँ पर सेजुन लॉर्ड काइजर से पूछता है कि ये जो क्लैमिटी है इसका मतलब क्या है। अब यहाँ पर काइजर से बताता है
जो रेड लोटस का इन्वेंशन हुआ था वो 67 फ्लोर पर हुआ था बहुत सालों पहले, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा खतरनाक था। लेकिन ये कंसीडर किया जाता है कि अगर ये लाल टिटिया इस प्लेनेट के अंदर ना आ पाती, यानी कि टावर के अंदर ना आ पाती, तो वो जरूर अर्थ पर जाती है। लेकिन अर्थ पर किसी भी तरीके से आयाम की वजह से या किसी भी कोई ग्लिच की वजह से वो अर्थ के अंदर नहीं जा पाई। इस वजह से वो लोग यहाँ पर आ गए। और अभी के लिए राहत की बात है कि टिट्टी अर्थ पर नहीं जा सकती और यहीं पर आ गए, सब मर रही हो, धीरे धीरे खत्म हो रही है। लेकिन क्या होगा अगर वो अर्थ पर चली जाए? तब सेजुन इस बात से काफी ज्यादा सोच में पड़ जाता है और वो कहता है अभी तो ह्यूमंस बस 38 फ्लोर पर ही आ पा रहे हैं, और इवन अभी के मॉन्स्टर जो है बहुत ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली, वो भी 67 पर रहते हैं और उनके लिए भी लाल टिट्टियों को हराना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। लेकिन क्या होगा कि ये जो रेड लोटस है वो अर्थ पर चले जाए तो क्या विनाश होगा वहाँ पर? तो क्या अगर अर्थ के अंदर वो गए तो क्या वो पूरी तरीके से खत्म हो पाएंगे या फिर कोई और मसला निकल पाएगा? क्योंकि अपनी एलिन दादाजी से पूछती है कि कोई और तरीका या फिर कोई और आयाम है, या फिर लाल टिट्टियों को दूसरी जगह पर भेजा जा सकता है, या फिर इंसानों को किसी और जगह पर सुरक्षित किया जा सकता है जहाँ पर इन सब चीजों में कोई भी हमला या फिर मुश्किल ना हो। इतने सालों से हम लोग 1000 सालों से रह रहे, कोई तो जगह होगा। तब उसके दादाजी कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी कोई भी जगह नहीं है, फिलहाल के लिए तो नहीं है। काइजू से कहता है कि मैंने बहुत जगह पर देखा है, बहुत जगह खोजने की कोशिश की, लेकिन हम ड्रैगन हो कभी किसी भी जगह पर अच्छे से पता नहीं कर पाए और हमें किसी भी जगह पर कोई भी निशाना नहीं मिला। और अभी के लिए फिलहाल हमें एक बेयरली क्रिएटर गॉड का एक फ्रेगमेंट मिला है, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल से मिला था। अब वो एलिन से बात कर रहा था, लेकिन सेजुन यहाँ पर कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। तब वो वहाँ से उठता है। तब यहाँ पर काइजर सेजुन से पूछता है क्या कोई सच में रास्ता है? तब सेजुन उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट चीज है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पर ये वाली दुनिया और खत्म हो चुकी दुनिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब डिफरेंस का नाम सुनकर दादा पोती दोनों शौक हो जाते हैं और उसे पूछते हैं कैसे। तब सेजुन से कहता है कि मैं हूँ पार्क सेजुन, इस टावर का फार्मर, और मेरे द्वारा बनाया गया जो ग्रीन अनियन है वो अगर लाल टिट्टियों को पूरी तरीके से खत्म कर दे तो क्या होगा? जो कि 67 फ्लोर पर जो लाल टिट्टिया है वो मेरे ग्रीन अनियन के जो सिल्वर ब्लेड है उससे खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब ये तो है कि आयाम के अंदर कुछ तो चेंजेस हो रहे हैं, डायमेंशन में कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, क्योंकि इस डायमेंशन के अंदर मेरे जो ग्रीन ब्लेड अनियन है उससे रेड लोटस धीरे धीरे खत्म हो रही है। तुम लोग क्या सोचते हो उसके बारे में? और इसी के साथ ये वाला फाइनल चैप्टर भी खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, आपने अपना कीमती टाइम देकर इस वीडियो को देखने के लिए। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दे और कमेंट करना तो बिल्कुल मत भूलना। इसका न्यू चैप्टर बहुत जल्दी रिलीज होने वाला है तो मैं इसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी। और अपने प्यारे प्यारे हाथों से एक छोटा सा कमेंट जरूर कर देना ताकि मैं मोटिवेट रहूं और जल्दी से वीडियो ला सकूं। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।